फेडरलिज्म के टॉपिक की इम्पोर्टेंस किसी भी यूपीएससी एस्पिरेंट को बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हर एस्पिरेंट जानता है कि प्रीलिम्स और मेंस के पर्सपेक्टिव से फेडरलिज्म का टॉपिक कितना इम्पोर्टेंट है। आप में से हर किसी ने फेडरलिज्म के फीचर्स, क्वासी फेडरल, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म, फिस्कल फेडरलिज्म, असिमेट्रिक फेडरलिज्म एक्सेट्रा, इन सब के बारे में मल्टीपल टाइम किताबों में और न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा। अगर आपने इतनी बार इन चीज़ों को पढ़ा है तो आप ये तो जानते हो कि फेडरलिज्म एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मगर फिर भी अगर मुझे बताना पड़े आप लोगों को कि इस टॉपिक की इंपॉर्टेंस क्या है, तो मैं स्टूडेंट्स को ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दिखा देता हूँ। जब इतने सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को स्टूडेंट देखता है जो यूपीएससी की अलग अलग एग्जाम्स में पूछे गए, भले ही वो सिविल सर्विसेज हो, भले ही वो सीडीएस हो, भले ही वो एनडीए हो, सीएपीएफ हो, तो उसे एक चीज़ ये समझ में आती है कि फेडरलिज्म के टॉपिक को मुझे बहुत अच्छे से पढ़ना तो है ही, मगर इन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देख के हमें जो सबसे अच्छी चीज़ समझ में आएगी और अलग चीज़ समझ में आएगी वो ये है कि इस टॉपिक को किस तरीके से पढ़ना है। तो मैं सबसे पहले आपको इस लेक्चर का ऑब्जेक्टिव क्लियर कर देता हूँ। ऑफकोर्स सी बात है, जैसा कि मैं इस लेक्चर सीरीज में करने की कोशिश कर रहा हूँ हर टॉपिक के साथ, वही मैं इस टॉपिक के साथ भी करने वाला हूँ कि मैं आपको यहाँ पे जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनकी थीम समझाऊंगा। ये समझाऊंगा कि ये जो क्वेश्चन है फेडरलिज्म पे, ये किस पर्सपेक्टिव से पूछे जा रहे हैं। अगर आप नॉर्मली सिर्फ किताबों को पढ़ के चले जाओगे फेडरलिज्म पे तो आपसे बेसिक से बेसिक क्वेश्चन भी नहीं बनेंगे, या फिर आपके लिए वो सॉल्व करना बहुत टफ हो जाएगा। तो मैं आपको ये सिखाने की कोशिश करूंगा कि फेडरलिज्म पे सिर्फ और सिर्फ अगर आपने 2 किताबें पढ़ ली, या मैं कहूँ 2 चैप्टर पढ़ लिए 2 किताबों के, आपसे हर क्वेश्चन प्री और मेंस का बनेगा, डेट आई कैन अश्योर यू। और मैं आपको दिखाऊंगा, सिर्फ बोल नहीं रहा हूँ, दिखाऊंगा। तो उसके बाद तो आप भी उस चीज़ को मना नहीं कर पाओगे देखने के बाद, राइट। पहली किताब है आपके सामने जो खुली हुई है वो है एनसीईआरटी। एनसीईआरटी पे जो ये फेडरलिज्म का चैप्टर है, इस पे आपको बहुत अच्छे से कमांड करनी है। अब ये जो कमांड का मतलब होता है ना, ये कमांड का मतलब ये नहीं होता है कि बेल्जियम की जो कहानी बताई है उसको रट लिया, श्रीलंका की जो कहानी बनाई है इसका कंपैरिजन जो इंडिया के साथ किया उसको रट लिया। ये तो हमारे काम का ही नहीं है। और बहुत से एस्पिरेंट्स को ये बात समझ ही नहीं आती है कि एनसीईआरटी में काम का है क्या और किस चीज़ को किस तरीके से पिकअप करके पढ़ना है। तो ये मैं आपको सिखाऊंगा विद द हेल्प ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। इसी के साथ एनसीईआरटी के साथ साथ मैं आपको लक्ष्मीकांत, या मैं कहूँ लक्ष्मीकांत के जो फेडरलिज्म के पॉइंटर्स हैं उनको भी समझाऊंगा। तो यहाँ पे इन दोनों का मिश्रण एनसीईआरटी और लक्ष्मीकांत का मैंने आप लोगों के लिए बना दिया है, जिसे आप एचडी माइंड मैप्स कहते हो, राइट। तो इन एचडी माइंड मैप्स में हम लोगों ने फेडरलिज्म के टॉपिक को बहुत ही इलेबोरेटली, एकदम टू द पॉइंट, जो एग्जाम में पूछा जाता है, वो मैंने आप लोगों के लिए माइंड मैप यहाँ पे क्रिएट कर दिया है एनसीईआरटी और लक्ष्मीकांत का यूज करके, ठीक है। तो अब मैं आपको एनसीईआरटी भी दिखाता चलूंगा, साथ ही जो मैंने आप लोगों के लिए इन नोट्स को प्रिपेयर किया है ये भी दिखाता चलूंगा। और आपको ये देखने को मिलेगा कि अगर आपने सिर्फ ये 10 पेजेस पढ़ लिए, दुनिया का कोई भी करंट अफेयर्स का इशू ऐसा नहीं होगा कि आपसे नहीं बनेगा। जैसे एग्जाम्पल अगर मैं दूं तो आज की तारीख में फेडरलिज्म का सबसे हॉट टॉपिक है जो दिल्ली में अमेंडमेंट किया गया है, गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली अमेंडमेंट एक्ट 2023। बेसिकली ये पावर टसल चल रही है बिटवीन द दिल्ली गवर्नमेंट, या मैं कहूँ वहाँ की यूनियन टेरिटरी की गवर्नमेंट, लेजिस्लेचर और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में। जैसे ये करंट अफेयर्स का टॉपिक है। एक और करंट अफेयर का टॉपिक हम जानते हैं कि केरला को पैसे लोन पे लेने से मना कर दिया सेंटर ने। तो यहाँ पे फिस्कल फेडरलिज्म का क्वेश्चन उठ के आया हमारे सामने। इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं जाएगा। हम लोगों ने सारी चीज़ें जो 2 साल के सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस के, वो भी हमने कवर कर ली हैं। मेरी कोशिश हमेशा ये रहती है कि किसी भी टॉपिक को मैं आपको सिर्फ इतना समझा दूं कि इस तरीके से पढ़ो कि भले ही उस टॉपिक पे आपको 10 घंटे 15 घंटे इन्वेस्ट करने पड़ रहे हैं, मगर वो एक ही बार करना है। एक बार उस 10 से 15 घंटे को इन्वेस्ट कुछ इस तरीके से करना है कि उसके बाद दुनिया का कोई भी प्री
और दुनिया का कोई भी मेंस का क्वेश्चन हमसे ना बने, ऐसा नहीं होना चाहिए। डेट्स इट। ठीक है, चलो, तो इतनी बातें अगर अब आपको समझ में आ गई तो अब मैं शुरू करता हूँ विदाउट एनी डिले आज के सेशन को। ये बातें बताना पहले इसलिए ज़रूरी होती है क्योंकि किसी भी चीज़ को पढ़ने के पहले कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि इसको पढ़ क्यों रहे हैं, बाकी तो अपने आप चीज़ हो ही जाती है। चलो, फेडरलिज्म के क्वेश्चन को उठाते हैं। सबसे पहले इस क्वेश्चन से हम लोग शुरू करते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है यूपीएससी सिविल सर्विसेज 2021 में। आपको जरूर लग रहा होगा कि इसने फर्स्ट क्वेश्चन क्यों छुड़वा दिया, क्या इस क्वेश्चन से डर रहा है? नहीं, वो तो बहुत आसान क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को पिकअप करने का कारण ये है ताकि मैं आपको दिखा पाऊं कि फेडरलिज्म का जो सबसे कॉमन क्वेश्चन है वो पूछा जाता है उसके इसेंशियल फीचर पे। जी हाँ, आपको ये पता होना चाहिए कि फेडरल कैरेक्टर के इसेंशियल फीचर क्या होते हैं। अब यहां पे मैं एक चीज और ऐड ऑन करूंगा, आपको यूनिटरी फीचर के बारे में भी पता होना चाहिए क्योंकि यूनिटरी फीचर के ऑप्शंस वो फेडरल फीचर में डाल देते हैं। ये एक सबसे कॉमन पैटर्न है फेडरलिज्म के टॉपिक का। तो समझ में क्या आएगा हमको इस क्वेश्चन को कर लेने के बाद में कि यूनिटरी फीचर वर्सेस फेडरल फीचर के डिफरेंसेस को हमें पढ़ना है। अब क्वेश्चन पे आते हैं, वो क्या बोल रहा है। नीचे दिए गए ऑप्शंस में से या स्टेटमेंट में से कौन सा ऑप्शन इसेंशियल फीचर को दर्शा रहा है ऑफ फेडरल कैरेक्टर। अब ऑप्शंस को पढ़ो। ऑप्शन में लिखा हुआ है इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी इज सेफ गार्डेड। हमारे देश में क्या जुडिशरी इंडिपेंडेंट है? हाँ, इनफैक्ट इंडिपेंडेंट के साथ में इंटीग्रेटेड भी है। और यहीं से आपको कुछ चीजें समझ में आनी चाहिए। अगर मैं आपसे पूछूं कि इंटीग्रेटेड जुडिशरी यूनिटरी फीचर है या फेडरल फीचर, आपको ये टिप्स पे रटा होना चाहिए। वैसे ही अगर मैं पूछूं कि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी फेडरल फीचर है यूनिटरी फीचर, ये आपको टिप्स पे रटी होनी चाहिए। मैं आपको बताऊंगा, किताब में लिखी है। सेकेंड पॉइंट, यूनियन लेजिस्लेचर हैज इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स। क्या कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट से यूनियन लेजिस्लेचर में इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स आते हैं? तीसरा बोल रहा है यूनियन कैबिनेट कैन हैव इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम रीजनल पार्टीज। और चौथा बोल रहा है फंडामेंटल राइट्स आर एनफोर्सेबल बाय कोर्ट ऑफ लॉ। हम सब पढ़ते हैं, है ना, डीपीएसपी नहीं है एनफोर्सेबल, फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं है, ये है। खैर मुद्दे की बात वो नहीं है, मुद्दे की बात तो ये है, क्वेश्चन पे स्टिक रहना है कि इनमें से कौन सा फेडरल कैरेक्टर का इसेंशियल फीचर है। तो यहां पे अगर मैं आपको लक्ष्मीकांत बुक के बिहाफ पे बताऊं, जो फेडरलिज्म में लक्ष्मीकांत में आपको समझाया गया है, उसको मैंने चार्ट के फॉर्म में आप लोगों के सामने प्रेजेंट करा है। देखो क्या होता है ना, किताब जब पढ़ते हो तो किताब की लाइनों को याद रख पाना मुश्किल होता है, मगर ये छोटे छोटे जो चार्ट होते हैं इनको याद रखना बहुत आसान होता है। इसीलिए मेरे हर स्टूडेंट का क्वेश्चन सही जाता है क्योंकि वो इन चार्ट्स को हमेशा याद रखते हैं। अब देखो कितना आसान है, फेडरल गवर्नमेंट और यूनिटरी गवर्नमेंट। आपको सिंपली फेडरल गवर्नमेंट के अगर ये 8 फीचर पता है, 9 फीचर, आपका काम खत्म। जैसे इस क्वेश्चन में सीधे तौर पे इंडिपेंडेंट जुडिशरी के बारे में आपको बताया गया है। अब सोच के देखो कि अगर आपको ये चार्ट जो कि लक्ष्मीकांत से मैंने आप लोगों के लिए बनाया है, अगर आपको ये याद होता तो साफ तौर पे सिर्फ एक ही शब्द लिखा हुआ है यहाँ पे, इंडिपेंडेंट जुडिशरी फेडरल गवर्नमेंट के नीचे। जैसे ही आपको ये क्वेश्चन में दिखता इंडिपेंडेंट जुडिशरी, 1 मिनट के लिए बस मुझे सोच के बताओ कि आप उस क्वेश्चन को पढ़ते ही क्या इसका जवाब सही नहीं लगा देते कि हाँ यार, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी जो है ये तो डेल श्योर इसेंशियल फीचर है फेडरल कैरेक्टर का, बात खत्म। तो ये लेवल ऑफ प्रिपरेशन चाहिए और ये लेवल ऑफ आपकी नोट्स मेकिंग की प्रिपरेशन होनी चाहिए कि हर चीज नोट्स में आपको सामने दिख रही है। क्योंकि जब आपके नोट्स ऐसे बने होंगे तो आपको इमेज याद आ जाएगी, भले ही आप चीजों को भूल जाओ मगर इमेज याद आ जाएगी एग्जाम में बैठे बैठे कि हाँ यार, इंडिपेंडेंट जुडिशरी फेडरल गवर्नमेंट के नीचे लिखा हुआ था। दुनिया इधर की उधर हो जाए, आंसर तो यही होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन में हमने समझा कि इसेंशियल फीचर हमको पढ़ना होता है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेते हैं।
ये क्वेश्चन पूछा गया है यूपीएससी सीएपीएफ 2015 की एग्जाम में। देखो ये जो क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है, वो बोल रहा है सेटिंग अप ऑफ इंटर स्टेट काउंसिल इन 1990 वाज मेंट टू। आपको ऐसे बहुत से क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, ये एक और आपको अलग एंगल दिखा रहा है, बहुत ध्यान से समझना। हो सकता है कि आपको यहाँ पे जोनल काउंसिल लिख के दे दिया जाए कि जो जोनल काउंसिल इस्टेब्लिश की गई है उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, मगर यहां पे तो हमें इंटर स्टेट काउंसिल दी गई है तो हम उस पर ही चर्चा करेंगे। मैं तो आपको सिर्फ उसके ब्रॉड पैरामीटर्स बता रहा हूं कि यहां पे क्या क्या बदलाव किए जा सकते हैं। अब इंटर स्टेट काउंसिल के बारे में आपको पहले चीजें पता होनी चाहिए, तभी आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाओगे। तो देखो अगेन यहां पे अगर आप लक्ष्मीकांत के नोट्स देखोगे जो मैंने आप लोगों के लिए प्रिपेयर किए हैं, यहां पे हमने इंटर स्टेट काउंसिल, जोनल काउंसिल और नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल में एक बहुत ही इलेबोरेटिव डिफरेंस का चार्ट या माइंड मैप क्रिएट किया हुआ है। ठीक है, अब यहां पे हमें समझ में आती है कुछ चीजें जब हम इंटर स्टेट काउंसिल के बारे में पढ़ते हैं, जैसे कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, आर्टिकल 263 में से के अंतर्गत इसे कॉन्स्टिट्यूट किया गया है, साथ ही इट वॉज स्टैब्लिश ऑन द रिकमेंडेशन, ये बातें बताई गई हैं। तो यहां पे ये जो इंटर स्टेट काउंसिल है ये किसके बीच में कोऑर्डिनेशन के लिए बनाई गई है, तो ये बनाई गई है बिटवीन स्टेट एंड बिटवीन सेंटर, और यही चीज तो हमने फेडरलिज्म में पढ़ी थी। तो यहां पे हम साफ तौर पे देख सकते हैं कि अगर हमें सिर्फ इतनी बेसिक बात पता होती कि इंटर स्टेट काउंसिल इज टू मेक बेटर कोऑर्डिनेशन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, और यही तो फेडरलिज्म होता है जहां पे सेंटर और स्टेट साथ में मिलकर काम करते हैं, तो यहां पे ये हमने स्ट्रेंथन करने के लिए बनाई है फेडरल प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन क्यों लिखा है, क्योंकि सेंटर और स्टेट दोनों अपनी पावर कहां से डिराइव करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन से। मतलब हमारे संविधान ने सेंटर और स्टेट को बनाया है साथ में मिलकर काम करने के लिए, जिसे हम कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के अंदर भी पढ़ते हैं, राइट। उसी चीज को स्ट्रेंथन करने के लिए इंटर स्टेट काउंसिल बनाई गई है ताकि कोऑर्डिनेशन बढ़ पाए सेंटर और स्टेट के बीच में। तो बस ये फेडरल प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को ही तो स्ट्रेंथन कर रहा है इंटर स्टेट काउंसिल, इस बात से साबित होती है बात। एंड सो दिस ऑप्शन वुड बी द करेक्ट आंसर। हालांकि दूसरी चीजें भी आपको पता होनी चाहिए, जैसे यहाँ पे नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल लिखा है। अब इसको हम कहाँ पे पढ़ते हैं, वही जब हम नीति आयोग को पढ़ते हैं, जब हम प्लानिंग कमीशन को पढ़ते हैं, ये हमने इकोनॉमी में पढ़ा हुआ है। फिर यहाँ पे इंटर स्टेट काउंसिल में देखो थर्ड ऑप्शन क्या बनाया है कि ये इंस्टीट्यूशनल इंटरफेस है बिटवीन द जुडिशरी एंड द गवर्नमेंट। अरे भाई जुडिशरी का तो कोई काम ही नहीं है, ये तो पता ही होना चाहिए कि इंटर स्टेट काउंसिल सेंटर स्टेट के कोऑर्डिनेशन के लिए, तो जुडिशरी हट गया, एब्सर्ड ऑप्शन बनाया हुआ है। आखिरी दिया है प्रोवाइड मेंबरशिप टू लोकल कस्टमरी बॉडीज। यहाँ पे लोकल बॉडीज का तो कोई काम ही नहीं, ये तो सेंटर और स्टेट की बात चल रही है। यहाँ पे पंचायती राज अर्बन लोकल बॉडीज का कोई काम ही नहीं है, ये भी एब्सर्ड पॉइंट है। कहने का मतलब है कि अगर इसके बेसिक के बारे में आपको पता होता और फेडरलिज्म के बेसिक चीज के बारे में पता है कि सेंटर और स्टेट दोनों साथ में काम करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन से पावर डिराइव करते हैं, इतनी बात, तो आप इस 2 पॉइंट के दम पे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते। बड़ा ही बेसिक सा क्वेश्चन था ये, ठीक है। मगर जो चीज मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि आज यहाँ पे इंटर स्टेट काउंसिल लिखा है, हो सकता है यहाँ पे जोनल काउंसिल लिख दें, तो इस तरीके से आपको यहाँ पे चीजों को एनालाइज करना है, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यूपीएससी सिविल सर्विस 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है। पहला, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइन करता है बेसिक स्ट्रक्चर को इन टर्म्स ऑफ फेडरलिज्म, सेक्युलरिज्म, फंडामेंटल राइट एंड डेमोक्रेसी। इस क्वेश्चन की खूबसूरती देखो, उसने पता है क्या किया, उसने यहां पे 2 चीजों को मिला के आपको एक ऑप्शन बना दिया। अब यहां पे बच्चा कंफ्यूज क्यों होता है ऐसे क्वेश्चन में, मैं आपको यह समझाता हूं। जब एक एस्पिरेंट इस क्वेश्चन को पहली बार देखता है तो उसका दिमाग 2 चीजों पे काम करता है। पहला, कि क्या फेडरलिज्म, सेक्युलरिज्म, फंडामेंटल राइट, डेमोक्रेसी ये बेसिक स्ट्रक्चर में आते हैं क्या। उसका दिमाग बोलता है हाँ यार आते तो हैं। फिर तुरंत उसका दिमाग बोलता है कि यार अगर ये आते हैं और कॉन्स्टिट्यूशन तो इतनी बार पढ़ा है, कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ते हुए ही मैंने इस टर्म को पढ़ा है, कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ते हुए सेक्युलरिज्म, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक इन सबको पढ़ते हैं, तो यार ये तो इसमें होता ही होगा।
तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में तो डिफाइन हो गई बेसिक स्ट्रक्चर, और वो तुरंत इस क्वेश्चन को सही, इस ऑप्शन को सही कर देता है। यही गड़बड़ हो जाती है, क्योंकि संविधान ने बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को डिफाइन नहीं किया है। ठीक है, तो वो अलग बात है कि ये जितने भी आपको चीजें दी हैं ये बेसिक स्ट्रक्चर है, मगर क्या कॉन्स्टिट्यूशन ने बेसिक स्ट्रक्चर को डिफाइन किया है? ये इस पार्ट पे ऑप्शन गलत हो जाएगा। समझ रहे हो बात को? क्या अगला, यहां पे अगला ऑप्शन जो है, हालांकि फेडरलिज्म से रिलेटेड नहीं है, बट देन तो फिर मैं बता देता हूं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड करता है जुडिशियल रिव्यू, आपको आर्टिकल ही पता होना चाहिए ये, है ना? तो मैं एक्सपेक्ट करूंगा आप सभी से कि जुडिशियल रिव्यू की ताकत कौन से आर्टिकल से मिलती है, ये आप लोग चैट सेक्शन में जल्दी से बता देना, है ना? और क्योंकि आर्टिकल से मिल रही है तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया तो देता ही होगा, कॉमन सेंस की बात है, एंड सो 2 ओनली वुड बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से आपने देखा कि फेडरलिज्म को कैसे कनेक्ट किया उन्होंने बेसिक स्ट्रक्चर से, और यहां पे एक और चीज डाल दी कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने इस बेसिक स्ट्रक्चर को डिफाइन किया है। अब ये भी हो सकता है कि आपको कभी ये बोल दिया जाए कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फेडरलिज्म क्या होगा उसे भी डिफाइन करता है, और होगा क्या, ऐसे क्वेश्चन आपको भी देखने को मिलेंगे। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, यूपीएससी सिविल सर्विस 2017 का एक क्वेश्चन है। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कैन बी बेस्ट एक्सप्लेन एज एन एक्सरसाइज इन। ये जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है ये बात कर रहा है पंचायती राज के बारे में और अर्बन लोकल बॉडीज के बारे में। ठीक है, अब देखो उसने आपको कैसे कंफ्यूज करने की कोशिश करी है। यहां पे आप ये सोचोगे कि यार फेडरलिज्म में सिर्फ सेंटर और स्टेट ही आएगा क्या, या अर्बन लोकल बॉडीज और पंचायती राज भी आएगा, ये 3 आएंगे क्या? और अगर आएंगे तो ये जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है मतलब अर्बन लोकल बॉडीज और पंचायती राज, तो ये तो फेडरलिज्म का पार्ट हो जाएगा। तो क्या लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को एक्सप्लेन किया जा सकता है? फेडरलिज्म की एक्सरसाइज है ये, बस उसने आपको घेर दिया। यहां पे जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है इट्स एन एक्सरसाइज ऑफ डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन। अब क्या मैं आंसर लिखा हुआ है सिर्फ उसको देख के पढ़ रहा हूं, मुझे इतना ही आता है? नहीं, आप समझो मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं। एनसीईआरटी में ही आपको ये डिवीजन करके दिया है, और ये क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही निकल रहा है। मैंने आपको ये एनसीईआरटी जब दिखाई थी आपने शायद ध्यान नहीं दिया। इस एनसीईआरटी के इस चैप्टर को 2 भागों में बांटा गया है। जो पहला चैप्टर है वो तो ऑफ कोर्स फेडरलिज्म पे, इस एनसीईआरटी का, राइट, जहां पे फेडरलिज्म के बारे में आपको बहुत सारी चीजें बताई गई हैं कि फेडरलिज्म क्या होता है, बेल्जियम और श्रीलंका की कहानी सुनाई गई है, फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म के बारे में आपको बताया गया है, बहुत सारी चीजें। मगर इसी एनसीईआरटी का जो सेकंड पार्ट है वो डील कर रहा है इस चैप्टर का डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया से। ऐसा इसलिए किया गया है ताकि आप ये चीज समझ पाओ कि ये दोनों चीजें अलग हैं। ठीक है, देखो यहां लिख रहा है वो कि फेडरल गवर्नमेंट जो है उसमें 2 या 2 से ज्यादा टीयर ऑफ गवर्नमेंट हो सकती है। अगर इस लाइन को स्टूडेंट पढ़ के चला जाता और सिर्फ यही याद रखता तो वहां पे फेडरलिज्म को मार्क कर देता। फिर वो बोल रहा है कि अभी तक हमने 2 टीयर ऑफ गवर्नमेंट को हमारे देश में डिस्कस किया, लिखा उसने, बट भारत जैसी बड़ी देश को सिर्फ इन 2 डेट इज सेंटर और स्टेट के द्वारा नहीं चलाया जा सकता, क्योंकि यहां पे बहुत सारे लोकल इश्यूज हैं, ये हम जानते हैं। इसीलिए यहां पे जो भारत में स्टेट्स हैं वो यूरोप की कुछ इंडिपेंडेंट कंट्रीज के बराबर है। इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन जो हमारा उत्तर प्रदेश स्टेट है वो रशिया से भी बड़ा है, महाराष्ट्र जो है वो जर्मनी जितना बड़ा है। तो हमारे देश में एक स्टेट के अंदर भी बहुत सारी डाइवर्सिटी रहती है, तो इस कारण से हमें स्टेट के अंदर भी पावर को शेयर करना पड़ा। तो यहां पे जो फेडरल पावर शेयरिंग है भारत में, उसमें हमें एक और टीयर ऑफ गवर्नमेंट को एड ऑन करना पड़ा, जिसे हम पंचायती राज या अर्बन एरिया में अर्बन लोकल बॉडीज कहते हैं, जो स्टेट गवर्नमेंट के नीचे आती है। और ये जो रैशनल है वो रैशनल किसके प्रति है? डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। तो ये जो 3rd टीयर ऑफ गवर्नमेंट है, ये लोकल गवर्नमेंट जो कहलाती है, ये रैशनल है फॉर डिसेंट्रलाइजेशन। तो क्या किसी फेडरल
अगर आपसे कोई पूछे कि क्या किसी फेडरल गवर्नमेंट में 2 या 2 से अधिक टीयर ऑफ गवर्नमेंट भी हो सकती है, जवाब है हाँ, बिल्कुल हो सकती है। बट वाइल ऑन द अदर हैंड अगर आपसे कोई पूछे कि भारत में भी जो सेंटर और स्टेट के अलावा हमने थर्ड टीयर बनाया जहां पे पंचायती राज और अर्बन लोकल बॉडीज आती हैं, ये किसका रैशनल है, किसका फीचर है, इसे क्या कहोगे? तो उसके लिए हमें साफ तौर पे यहां पे बताया गया है कि जब हम पावर को लेते हैं सेंटर और स्टेट से और उसे दे देते हैं लोकल गवर्नमेंट को, तो उसे डिसेंट्रलाइजेशन कहा जाता है, न कि फेडरलिज्म। ठीक है, तो यहां पे जो हमने थर्ड टीयर बनाया है उसे डिसेंट्रलाइजेशन कहा जाएगा। तो अभी आपको इस क्वेश्चन को देख के शुरुआत में बहुत हलवा लग रहा होगा कि है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट किस चीज की एक्सरसाइज है, कितना आसान क्वेश्चन है। नहीं, उसकी गहराई में उतरो, उसकी डेप्थ को पहचानो, पहचानो कि उसने यहां पे फेडरलिज्म और डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन को एक साथ क्यों दिया। क्योंकि बहुत से लोग ये गलती करेंगे कि सेंटर, स्टेट और आखिरी जो थर्ड टीयर बनाया है ये तो फेडरलिज्म के लिए एक्सरसाइज की गई है, और वो यहाँ पे इसको लगा के आ जाएंगे अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो। या फिर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को देखते ही वो डायरेक्ट डेमोक्रेसी को भी पिक कर सकते हैं कि यहाँ पे ग्रास रूट लेवल पे हमने डेमोक्रेसी ले जाने के लिए, मगर वो डायरेक्ट डेमोक्रेसी नहीं है, उसे ग्रास रूट डेमोक्रेसी कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रास रूट डेमोक्रेसी। ये हम कहाँ पढ़ेंगे? जब हम पंचायती राज पढ़ते हैं। तो देखो होता क्या है ना कि पॉलिटी एक ऐसा सब्जेक्ट नहीं है कि आप सिर्फ फेडरलिज्म को पढ़ लोगे तो उसके क्वेश्चन बन जाएंगे, या आप सिर्फ पंचायती राज को पढ़ लोगे तो उसके क्वेश्चन। आप इस क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस को समझो। उसने यहाँ पे पंचायती राज और अर्बन लोकल बॉडीज को कनेक्ट कर दिया फेडरलिज्म से, डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन से और डायरेक्ट डेमोक्रेसी से। तो ऐसे क्वेश्चन में बिना गलती इसे सॉल्व करना, उसमें कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी लगेगी ही लगेगी। तो उम्मीद करूंगा कि इस लेक्चर में हमने जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करे आपको बहुत मजा आया होगा, और न सिर्फ मजा, आपको समझ में आया होगा कि किस लेवल की प्रिपरेशन आपको करनी पड़ेगी। तो इन द फ्यूचर लेक्चर्स वी विल ऑफ कोर्स कंटिन्यू विद दीज क्वेश्चंस विच आर लेफ्ट। मगर जब तक आप लोग चैट सेक्शन में जवाब जरूर देना जो क्वेश्चन मैंने इन द मिड ऑफ लेक्चर आपको दिया था। साथ ही जरूर बताना कि ये चीज़ आपके लिए कितनी हेल्पफुल है। इट मोटिवेट्स मी टू ब्रिंग मोर लेक्चर्स फॉर यू एज अर्ली एज पॉसिबल। बट फॉर नाउ दैट्स इट फ्रॉम माई साइड फॉर दिस पर्टिकुलर lecture. We'll meet you soon. Till then, keep shining. Have a good day.